हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको लेकर आया हूं बेटा 2025 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि 822 BZ इसका कोड है। तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न मैं आज आपको कराने वाला हूं। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि गणित का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, है ना। तो इन प्रश्नों को करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए। तो आज का ये जो पहला प्रश्न है, आज का जो आपका पहला प्रश्न है बेटा कि संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 है ना। इस तरह के प्रश्न पिछले प्रैक्टिस सेट में भी मैं करा चुका हूँ। अब तक 2025 का 4 सेट गणित कक्षा 10 का मैं करा चुका हूँ बेटा। आप जाइए, है ना, हमारे YouTube चैनल पर उन सभी प्रैक्टिस सेटों को ज़बरदस्त तरीके से करिए, ताकि आपका अच्छा मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है ना। चलिए, तो पहला जो प्रश्न है कि संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 है, तो उसके LCM का मान होगा। तो बेटा जी आपने पढ़ा होगा कि लासा और मासा में संबंध, ठीक है ना। LCM और HCF में रिलेशन क्या होता है, आप देखिए। ये होता है LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। ठीक है। तो LCM कितना है बेटा? LCM तो आपसे पूछ रहा है, LCM प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे LCM। देखो ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इसलिए मैं इसे समझा रहा हूँ शॉर्ट में, आप समझ लीजिए। HCF कितना दिया गया है, देखिए 96 और 404 का HCF दिया गया है 4। तो HCF के स्थान पे आप लिखोगे 4 बराबर पहली और दूसरी संख्या कौन है, 96 और 404। तो पहली संख्या के स्थान पे आप लिखोगे 96 और दूसरी संख्या के स्थान पे लिखोगे 404। अब यहाँ से जब LCM निकालोगे तो ये हो जाएगा 96 गुणे 404 और बटा, ये बटे में चला जाएगा 4। तो 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, 1 बचा, 4 चौको 16। अब 404 में 24 का गुणा करा दो बेटा। तो जब 404 में 24 का गुणा कराओगे तो कितना होगा, बोलो, गुणा करो जल्दी। तो 24 चौको 96। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 96 पूरा का पूरा, क्यों, क्योंकि बगल में 0 है। तो 24 चौको फिर से 96। तो आपका जो राइट आंसर आया है वो 96 आया है। तो कौन सा ऑप्शन सही बेटा? ऑप्शन नंबर आपका D सही है। तो आशा है कि ये प्रश्न सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछे जा चुके हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, लिखा है कि बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0। जब भी मूल बिंदु की बात करेगा बेटा तो उसका मतलब होता है 0,0।
तो मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो आप जो है 0,0 मानोगे और एक निर्देशांक तो आपका दिया गया है, ठीक है ना। तो दूरी का फार्मूला आपको पता है बेटा, दूरी का फार्मूला आपको पता है। तो यहाँ पे लिखोगे बिंदु यहाँ पर दिया है 2,5 तथा मूल बिंदु का मतलब क्या हुआ 0,0। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो मूल बिंदु तो 2,5 तथा 0,0 से के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। के बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है। तो दूरी का जो फार्मूला होगा बेटा आपको पता है कि d बराबर अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर x1 का मान इसे आप मान लो ये x1 है, ठीक है, इसे आप मान लो ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो यहाँ पर x1 के स्थान पर आप क्या लिखोगे 2, x2 के स्थान पर क्या लिखोगे 0 इसका स्क्वायर, y1 के स्थान पर क्या लिखोगे 5, y2 के स्थान पर क्या लिखोगे 0, यहाँ स्क्वायर होगा। अब यहाँ हो जाएगा, देखिए 0 को कोई लेना देना है नहीं, 2 दूना 4 प्लस 5 का वर्ग 25, 25 और 4 जब जोड़ो कितना हो जाएगा बोलो 29, है ना। तो आपका कौन सा आंसर सही है बोलिए। ऑप्शन नंबर आपका, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, विकल्प हमने गलत लिख लिया है क्या, 1 मिनट बेटा मैं देख लेता हूँ। ठीक है 29, ये सी नंबर आपका 29 दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही आपका सी, ठीक है, मैंने गलत उतार लिया था, ठीक है, समझ में आया ना। चलिए ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका कि √2 धन tan 45 अंश। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए तो यहाँ पे लिखा है √2 और प्लस में tan 45 अंश। आसान तरीके से देखिए √2 तो हम इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस tan 45 का मान 1 होता है, बस हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है ना। tan 45 का मान क्या होता है 1 ही तो होता है, तो tan 45 के दर पर 1 लिखेंगे और करणी में 2, यानी 2√2 या करणी 2 प्लस में 1। बोलो समझ में आया ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका ये भी बहुत आसान है, ये तो कुछ करने लायक है ही नहीं। ये फार्मूला है किससे की स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बोलिए 1 होता है। समझ में आया ना। हाँ भाई, एक तो होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कहे चाहे थीटा कहे बात वही, इसके मतलब बराबर भी 1 होता है। एक होता है सेक स्क्वायर ए और माइनस में tan स्क्वायर ए, इसके बराबर भी 1 होता है। एक होता है कोसेक स्क्वायर ए और माइनस में कॉट स्क्वायर ए, इसके भी बराबर 1 होता है। आप लोग नोट कर लेना, है ना, आपको याद भी होगा। सर्वसमीका के ये फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है ना। तो इन सब का क्या होगा बोलो 1 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है ये 5वां, आप लोग देखिए कि समीकरण 2x धन 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 तो y का मान होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये आसान सा क्वेश्चन है। तो 2x धन 3y बराबर में 11, ठीक है ना। तो यहाँ पर x बराबर क्या दिया गया है, x बराबर यहाँ पर 1 रखने पर, तो जब आप x बराबर 1 यहाँ पे रखोगे, x बराबर 1 आप यहाँ पे रखोगे तो आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 2
गुणा इस x के स्थान पे 1 लिख लो, प्लस हो जाएगा 3y बराबर में 11। अब 2 का 1 में गुणा करोगे तो 2 आएगा, प्लस 3y बराबर 11। अब 2 को इधर ले जाओ पक्षांतर, तो 3y बराबर 11। पक्षांतर में हमेशा चिन्ह बदल जाता है, प्लस 2 है, इधर जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। तो 3y बराबर 11 में 2 जाएगा, 9 बचेगा। तो y बराबर यहाँ हो जाएगा 9/3, 3 1 के 3, 3 3 का 9, यानी y बराबर कितना आ गया, बोलो 3। कौन सा ऑप्शन सही बेटा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बोलो, समझ में आया ना? अगला प्रश्न देखिए सभी बच्चे ध्यान पूर्वक। प्रैक्टिस सेट 2025 का 5वां सेट है ये गणित का, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है 21 18, क्या लिखा है बेटा? यहाँ पर लिखा गया है 21, 18, 15 ये का वह पद जिसका मान -81 है। यानी कि यहाँ पर an बराबर भी दिया गया है -81। हमसे कह रहा होगा तो बेटा जी हमको वह पद ज्ञात करना है। पद यानी n का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बोलो? हमसे पूछ रहा है n का मान। क्यों? क्योंकि कह रहा वह पद जब भी पद पूछेगा ना तो इसका मतलब आपसे n पूछ रहा है। तो ये क्या होगा बेटा? इसे कहेंगे प्रथम पद। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो चुटकियों में इनका आंसर आना चाहिए। अब सार्वांतर निकालोगे बेटा तो अगले पद से पिछला पद घटा देते हैं, यानी कि दूसरे से पहला घटा दो, ठीक है ना। तो 18 से जब आप 21 घटाओगे तो बोलो कितना आएगा? -3 आएगा, आएगा ना। तो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। an का मान कितना है बेटा? -81 है। बोलो an का मान कितना दिया गया है? an का मान 81 है। अब a का मान कितना है? a का मान 21 है, प्लस n हमें नहीं पता बेटा। d का मान कितना है? -3, ठीक है। 21 को इधर लाओ तो -81 और -21, भाई पक्षांतर करोगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, n-1 और गुणे में हो जाएगा -3। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस हमेशा जुड़ जाता है, आपको पता होगा कि माइनस माइनस वाली संख्या हमेशा जोड़ करके माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 1 मिल के 2 और 8 2 10। अब ये 3 कहाँ आएगा बेटा? बटे में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -3 बराबर n-1, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 का 9, 1 बचा, 3 4 12, 34, यानी कि 34 बराबर यहाँ हो जाएगा n-1, -1 को इधर लाओ तो n बराबर हो जाएगा 34 धन 1, ये इधर आ गया ना, इधर पक्षांतर तो माइनस का प्लस हो गया। तो n बराबर कितना आ गया बेटा? 35। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। समझ में आया ना? बोलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एक थैले में 2 नीली है ना और 3 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद या दक्षिणा निकाला जाता है, इस गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता होगी। तो हमसे कह रहा है लाल नहीं होने की प्रायिकता, सिंपल सा बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले लिखो कि नीली गेंदों की संख्या। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कि नीली, देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चन लगाने के लिए भी आता है, वर्णनात्मक प्रश्न में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं इसे बेहतर तरीके से हल करके बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो एक थैले में 2 नीली 3 सफ़ेद और 4 लाल। तो यहाँ लिखो नीली गेंदों की संख्या। तो नीली गेंदों की संख्या, तो नीली गेंदों की संख्या कितनी है बेटा जी? 2। फिर है सफ़ेद गेंदों की संख्या, सफ़ेद गेंदों की संख्या है ना, यही चीज़ लिखना है सेम सेम। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है? 3। लाल गेंदों की संख्या बोलो
तो लाल गेंदों की संख्या, तो लाल गेंदों की संख्या मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। तो लाल गेंदों की संख्या कितना है बेटा? लाल गेंदों की संख्या है 4, ठीक है ना। अब हम देखेंगे ये कुल गेंद कितनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल गेंदे। क्या लिखेंगे बोलो? कुल गेंदे। तो कुल गेंदे हमसे कह रहा है बेटा, इसे जोड़ दो आप। यहाँ लिखेंगे 2 धन 3 धन 4, तो 4 3 7 2, कुल 9 गेंदे हैं। बोलो बेटा, कुल जो है थैले में कितने गेंदे हैं? 9 गेंदे। हमसे कह रहा है कि थैले में से एक गेंद याद अच्छा निकाला जाता है, तो यहाँ है ना। तो कह रहा है गेंद से लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो आप लिखोगे कि माना ई लाल गेंद निकालने की घटना, माना लाल गेंद निकालने की घटना। तो लाल गेंद जब यहाँ से निकाली जाएगी, लाल गेंद कितनी है बोलो? यहाँ पर देखिए लाल गेंद है 4 बेटा। तो लाल गेंद यहाँ पर प्रायिकता अगर हम निकालेंगे PE बराबर, ठीक है ना। तो लाल गेंद कितनी है? 4। कुल गेंद कितनी है? 9, तो हो जाएगा 4/9, यानी कि ये 4 हो जाएगा अनुकूल परिणाम और 9 हो जाएगा कुल परिणाम। प्रायिकता का ही फार्मूला तो है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो सुन लीजिए कि प्रायिकता का जो फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हमसे कहा है कि लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद की कितना है बोलो? 4, तो ये अनुकूल परिणाम हो गया। और कुल परिणाम कितना है? 2 3 4 जोड़ेंगे तो 9, ये हो गया। अब कह रहा है कि लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, तो आप लिखोगे यहाँ बेटा, बोलो, तो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो कौन सा ऑप्शन सही बेटा जी? तो आपको जो है ना लाल गेंद ना होने की प्रायिकता कितना आ जाएगा बोलो? 4/9। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेटा जी? लाल गेंद के नहीं होने की प्रायिकता, ये तो लाल गेंद होने की घटना है, तो नहीं होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। तो इसे जो है बेटा लाल गेंद यहाँ लिख लेना 1 - 4/9, तो यह हो जाएगा 9 × 9, 9 में से 4 गया 5/9। इसका जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा बोलो? 5/9, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। मैं देख रहा था क्वेश्चन गलत तो नहीं मैंने उतार लिया है। करा किसी घटना के अवश्य घटित होने की घटना, भैया कोई घटना जो है घटित होने की जो संभावना होती है हमेशा 100%, भाई 200%, 400%, ये तो ऐसा होता नहीं है। हमेशा कोई भी घटना घटित होने की 100% संभावना होती है। कितने परसेंट होती बोलो? 100% होती भाई। 101% गलत है, 102% होता है क्या? कभी होता है कुल मिलाकर 100%। लेकिन आदमी है ना हवाई बोल देता है कि मैं 200% पक्का है ये काम हो जाएगा। तो 200%, 500% नहीं होता, हमेशा 100% ही कोई घटना घटित होती है। तो इसका मतलब 100% का मतलब हुआ बेटा कि हमेशा 100% होता है, तो 100/100 यानी कुल मिला करके इसका जो ऑप्शन होगा क्या सही होगा? 1 होगा। हमेशा कोई भी घटना होती 0 और 1 के बीच होती है, समझ गए ना। बोलो, कोई भी घटना है 0 और 1 के बीच हो सकती है। तो याद रखना यहाँ पे कौन सा है, कोई घटना घटित होने की जो प्रायिकता है वो होगी 1। समझ रहे हो कि नहीं? क्या होगी बोलो? 1 होगी। तो ये चीज़ आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? हमेशा 1 होती है। समझ रहे हो ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका,
दिए गए चित्र में यदि DE समांतर BC तो DE बटे BC का मान होगा तो 1/3, 1/2, 2/3, 1/4। आप तुरंत इसे अपने कॉपी में क्या करेंगे बेटा, ट्राई करेंगे, है ना। तो AD बटे AB, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि DE समांतर क्या लिखा है बोलो, BC, है ना। तो हमसे DE बटे BC का मान पूछ रहा है, DE और बटे BC का मान हमसे पूछ रहा है ना। तो ये जब समांतर है इसका मतलब है कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, है ना। बोलो, तो त्रिभुज अतः त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। जब ये समरूप है बेटा तो AD बटे AB हो जाएगा, यहाँ AD और बटे AD, तो यहाँ पर हो जाएगा AD और बटे AB। अब इन समांतर रेखाओं का आपने पढ़ा होगा DE, अब ये DE हो जाएगा बटे BC हो जाएगा। या तो आप इसे लिख सकते हो इधर वाला हमारा क्या है, AE और बटे AC, तो यहाँ पर हो जाएगा AE और बटे में हो जाएगा AC। अब यहाँ हो जाएगा DE और बटे में क्या हो जाएगा बोलो, BC। तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी, है ना बेटा। तो अब आप देख लीजिए AD, तो AD का मान कितना है बोलो, AD का मान है 3 बटे AB, A और B ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2 भाग में है ना, AB और DB या BD। तो यहाँ पे इसके स्थान पर इधर देखो ध्यान से, AB, तो AB के स्थान पर क्या लिखोगे, AD और धन में BD, चाहे DB कहो चाहे BD कहो, बात तो वही है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे AD धन DB, किसके स्थान पर, AB के स्थान पर। तो AD धन में हो जाएगा DB बराबर AE, यहाँ देखो AE कितना दिया गया है, 2, बोलो बेटा AE कितना दिया गया है, 2। और ये जो AC है ना, इधर देखो A और C ये 2 भाग में है, AE और EC, तो यहाँ पे हो जाएगा AE और धन में हो जाएगा EC। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है DE और BC का अनुपात, तो यहाँ पे लिखेंगे DE और बटे BC। बोलो बेटा समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर देखिए 3 बटे AD का मान कितना दिया गया है, 3, तो AD के दर पर 3 लिख लो, और DB का मान कितना दिया है, 6, यहाँ पे 6 लिख लो बराबर 2 बटे AE। तो AE का मान कितना दिया है, 2, AC का मान कितना दिया गया है, 4, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ DE और बटे में हो जाएगा BC। अब बताइए 3 बटे 6 3 9, यहाँ 2 बटे 4 दूना 8 बराबर DE और बटे में हो जाएगा BC। तो यहाँ 2 1 2, 2 चौको 8, 3 1 3, 3 त्रिका 9। इसका मतलब है कि यहाँ भी 1/3 आ रहा है, यहाँ भी 2 1 2, 2 चौको 4। यार गलत हो गया क्या, गलत हो रहा है क्या बेटा, 3 1 3, 2 1 2, ओ सॉरी 4 2 6 होता है बेटा, 4 2 क्या होता है बोलो, 4 2 होता है 6, तो 4 2 हो जाएगा यहाँ पर 6, तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ भी 1/3 आएगा बराबर, यहाँ हो जाएगा DE और बटे में हो जाएगा बोलो BE। तो बताओ DE बटे B का मान कितना आ रहा है, 1/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर आपका A सही है, देख लेना, ठीक है ना। चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस तरह के प्रश्न भी कई बार दिए जा चुके हैं कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ये हमारा एक स्पर्श वृत्त है, समझ गए ना। बोलो, तो Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई
ये हमारा यहाँ पर इस तरह से, ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया बेटा, है ना। इसे हम O मान लेंगे, केंद्र है, ये सेंटर है ना। और Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा, तो Q हमारा कौन हो जाएगा, Q हमारा ये हो जाएगा। ये स्पर्श रेखा आप इसे कुछ भी मान लो, P मान लो। अब स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, बोलो बनता है ना। तो यहाँ पे हम किसका फार्मूला लगाएंगे, अरे भैया याद रखना, स्पर्श रेखा और त्रिज्या, स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या उस पर क्या होती है, लंब होती है, हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। याद रखना कि कोई भी वृत्त है उस पर कोई स्पर्श रेखा खींची गई है तो त्रिज्या जो होती है ना उस पर लंब होती है, अर्थात 90 अंश का कोण बनता है। तो भैया 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। यहाँ पे लगा देंगे हम पाइथागोरस के प्रमेय। क्या लगाओगे, बोलो, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है बेटा जी, ये होता है, बोलो, कर्ण का स्क्वायर यानी कि OQ का स्क्वायर। तो OQ का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर, PO का स्क्वायर। बताइए OQ, यहाँ पे लिखा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, बोलो 24 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 24 दिया है। तथा Q से केंद्र से दूरी, Q से और केंद्र से दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर दिया है। हमसे वृत्त की त्रिज्या, इसका मान हमसे पूछ रहा है बेटा जी। तो यहाँ पर OQ का मान कितना है, 25, यहाँ लिखेंगे 25 का स्क्वायर बराबर PQ हमारा दिया है 24 का स्क्वायर। हमसे पूछ क्या रहा है बताओ, PO यानी कि ये, इसे आप R मान लो चाहे X मान लो, जो इच्छा हो आपकी, नहीं तो PO ही रहने दो, ये निकालना है, ठीक। तो 25 का वर्ग हो जाएगा 625 बराबर 24 का वर्ग हो जाएगा 24 चौको 576 होगा शायद, प्लस यहाँ हो जाएगा R का स्क्वायर। इसको इधर लाओगे तो 625 और माइनस 576, पक्षांतर में हमेशा चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9, है ना। यहाँ बचे 11, 11 में से 49 बचेगा बेटा। तो R स्क्वायर लिखो और चाहे PO लिखो इसका मान। अब स्क्वायर हटाने से इधर क्या लग जाएगा, बोलो, करंडी लग जाएगा। तो यहाँ 49 किसका वर्गमूल है, बोलो 7 का। तो ये कौन सा ऑप्शन सही आपका बेटा, ऑप्शन नंबर आपका A सही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 अंश है के संगत चाप की माप। तो बेटा त्रिज्या यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे, देखो, अगर किसी प्रकार की आपको समस्या आ रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या मेरी स्पीड ज़्यादा है या स्पीड कम है, कोई भी परेशानी है बेटा जी, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, तो मैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। ये जितने भी प्रश्न हैं बोर्ड एग्जाम में आपके इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। जब हम पिछले बोर्ड एग्जाम में आए हुए पेपरों का जब तक हम प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे, हमें आइडिया नहीं लगेगा कि किस तरह के प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ज़रूर एक एक प्रैक्टिस सेट जो दिया गया है पिछले एग्जामों में, आप उनको ज़रूर करिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया है बेटा, यहाँ पे दिया गया है त्रिज्या यानी कि R बराबर 6 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ पर दिया है त्रिज्यखंड जिसका कोण का मतलब थीटा, यहाँ थीटा दिया गया है 30 अंश। हमसे कह रहा है संगत चाप की माप। तो बेटा जी, तो संगत जो चाप की माप होती है ना, संगत चाप की जो माप होती है वो होती है बेटा थीटा बटे 360 और गुणे 2 पाई r होती है कि नहीं। तो थीटा के दर पर क्या लिखेंगे, 30 अंश बटे हो जाएगा 360 और गुणे, है ना, पाई में आ रहा है आंसर, तो यहाँ पे पाई रहने दो। r का मान कितना है 6,
तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 3 एक के 3, 3 एक के 3, 3 दूना 6, 6 एक अन्नम 6, 6 दूना 12, ये 6 से 12 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? सिर्फ पाई बचा। कितना बचा बोलो? पाई बचा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। समझ रहे हो ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा गया है। समझ रहे हो ना? उसके शीर्ष पर रखा गया। इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिंपल सी बात है ना? ये है बेटा, ये आपका कोई, एक मिनट, तो ये आपका जो है कोई दिया गया है क्या? अर्धगोला। इस अर्धगोले पर क्या रखा है बेटा? बेलन। इस तरह से, ठीक है ना? आप समझ जाइएगा। अब यहां पर देखिए ध्यान से, ऊंचाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। किसकी? बेलन की। बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा है, ठीक है? त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या है बेटा 3 सेंटीमीटर। यहाँ भी 3 होगा और ये भी 3 होगा, क्योंकि उसी में रखा है, अर्धगोले के आधार पर ही रखा है। इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो हमको आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो बेटा, आ जाए कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का कुल क्षेत्रफल। पहले जो यहाँ पर दिया गया है उसे लिख लो। इसी टाइप के प्रश्न आपके लगाने के लिए आ सकता है। तो R बराबर, या आप यहाँ लिख सकते हो बेटा जी, तो त्रिज्या यहाँ पर बेलन बेलन और अर्धगोले दोनों की त्रिज्या क्या होगी बेटा? सेम होगी, 3 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई यहाँ पर कितना दिया गया है? बेलन की ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है, बोलो, बेलन की जो ऊंचाई दिया गया है कितना है? बोलो, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे, कह रहा है कि ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा यहाँ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप समझ जाना बेटा जी। और प्लस में हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? बोलो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना? अब आप ये बताइए कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो 2 पाई आर। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा? एच बचेगा और प्लस में आर बचेगा, ठीक है ना? तो हम कहाँ करें? जगह की प्रॉब्लम है, चलिए इधर कर दें। तो यहाँ पर बेटा पाई में आंसर आ रहा है तो 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा। आर का मान कितना है? 3। एच का मान 5 और इसका मान है 3। आप देख लेना मान। तो 2 तिहाई 6 पाई, यहाँ 5 3 8, तो 8 छंग 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर। बोलो कौन सा ऑप्शन सही बेटा? 48 पाई कहीं आ रहा है? कुछ गलत हो गया क्या? हाँ, थोड़ा देख लूँ बेटा, क्वेश्चन तो मैंने गलत नहीं उतार दिया। एक मिनट,
क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया? एक मिनट रुक जाइए बेटा जी। बेलन की ऊंचाई 5 है और उसका 3 सही तो है बेटा। ओहो, एक गलती हो गई। तो बेलन का वक्रपृष्ठ तो लिख लिया, बेलन के आधार का क्षेत्रफल हमने लिखना भूल गए। यहाँ पर ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल इसको लिखा जाएगा ना, एक तो यहाँ पे वो है। तो चलिए बेटा आप कर लीजिए। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ ये निकाल दिया, यानी 48 पाई तो आ गया। यहाँ पे एक चीज़ भूल गए, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। आप एडजस्ट कर लेना बेटा, मेरे से गलती हो गई क्योंकि इसको मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 48 पाई तो है ये है, और ये पाई है। आर का मान क्या था? 3, तो 3 त्रिका 9, तो 48 पाई और प्लस में 9 पाई, तो जोड़ देंगे तो 57 पाई आ जाएगा बेटा। ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर देखिए, हम इस बेलन का वक्रपृष्ठ तो लिख दिए, अर्धगोले के लिख दिए, बाकी इसका नहीं लिखे, आधार का। एक आधार तो इसका छिपा हुआ है, इसी में रखा हुआ है। हम इसका निकालेंगे। आधार का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। आर का मान 3, 3 त्रिक 9, जोड़ देंगे 57। बोलो बेटा समझ में आ गया ना? ठीक है, कर लेना आप लोग। ठीक, ये आसान सा प्रश्न है। कह रहा एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा की त्रिज्या के साथ बना कोण, जैसे ये हमारा वृत्त है बेटा, ये हमारा कोई स्पर्श रेखा है, ये केंद्र है। यहाँ पे इसे जो मिलाया जाता है ये त्रिज्या को, तो हमेशा यहाँ कितने अंश का कोण बनता है? बोलो 90 अंश का। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण हमेशा समकोण होगा, 90 डिग्री होगा, 90 अंश होगा। या लंब है यहाँ पर, चाहे कह सकते हो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। या स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। समझ में आया ना? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए। तो इसमें लगाना नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, करा कि 1 + tan स्क्वायर है बटे 1 + cot स्क्वायर है। तो इसको मैं यहाँ लगाता हूँ, तो 1 + tan स्क्वायर ए और बटे में 1 + cot स्क्वायर ए। तो बेटा जी 1 + tan स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है सेक स्क्वायर है। क्या होता है? बोलो सेक स्क्वायर है। आपको याद होना चाहिए, है ना, कि 1 + tan स्क्वायर है बराबर होता है सेक स्क्वायर है, और 1 + cot स्क्वायर है किसके बराबर होता है? बोलो किसका फार्मूला है? कोसेक स्क्वायर है के। अब सेक स्क्वायर है किसके बराबर होता है? 1 बटे कॉस स्क्वायर ए के, है ना। कोसेक स्क्वायर है किसके बराबर? 1/sin स्क्वायर ए के। ठीक, अब इसे हम क्या करेंगे? पलट देंगे, तो ये हो जाए कॉस स्क्वायर ए। इसको नीचे से ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1। अब सामने सामने के, यानी कि साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है फार्मूला? बोलिए tan स्क्वायर ए। ठीक, तो यहाँ पे आपको 2-3 फार्मूले प्राप्त हो गए। आप इन फार्मूलों को याद रखिए कि 1 + tan स्क्वायर है सेक स्क्वायर है के, 1 + cot स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर से, और सेक स्क्वायर है बराबर 1 बटे कॉस स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर के 1 बटे साइन स्क्वायर है, होता है ना। और फिर आपको एक फार्मूला ये मिला कि साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर है किसके बराबर होता है? tan स्क्वायर है के। बोलो समझ में आया ना? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बोलो ऑप्शन नंबर आपका सही है डी। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है आपका कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोणांतरित करता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर जो दिया गया है बेटा, यहाँ पर दिया है
क्या दिया है बोलो। यहाँ पहली बात तो त्रिज्या दिया है r बराबर 7 सेंटीमीटर, बोलो। और यहाँ पर आपको दिया है थीटा का मान, यानी थीटा बराबर यहाँ पे दिया है 60 अंश। हमसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो फार्मूला तो आपको याद होगा ना, बोलो। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 और गुणे में होता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया है 60 अंश और बटे हो जाएगा 360 गुणे, है ना, पाई के दर पर आप लिख लो 22/7 और r का मान क्या दिया है बेटा 7 का स्क्वायर, यानी कि 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। थोड़ा बहुविकल्पी प्रश्न है, समय ज़्यादा लग जाएगा इसीलिए थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ। 0 0 कैंसिल, 6 1 6 6 छंग 36, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2 और 11 7 77 और बटे में 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही, 77 बटे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन सही है आपका बी, बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका 16वां है ना। तो बेटा जी इसके बाद जो है मैं, ठीक, इसमें 5 प्रश्न अभी बाकी हैं। इन 5 प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना बेटा, बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इस मॉडल पेपर के 5 बहुविकल्पी प्रश्न बाकी हैं, मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। थैंक यू।